तो फ्रेंड्स आज जो देखने वाले हैं हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है ये आपका एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक माने ये कि जो मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरिया के जरिए कोई इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको ट्रीट कराता है, तो उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण, या फिर एयर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर नो इन्फेक्शन थ्रोट में या फिर आई या स्किन पे, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन जो होता है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। तो आज वही एंटीबायोटिक को लेकर के आए हम लोग, एक एजिथ्रोमाइसिन। ठीक, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और किस तरह की कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। देखिए, ये एजिथ्रोमाइसिन जो है ना, टाइफाइड फीवर के लिए भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। उसके अगेंस्ट में टाइफाइड में जो साल्मोनेला टाइफी हो जाता है ना, तो उसके अगेंस्ट में काम करता है। उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया वगैरह जो हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी इसका मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। देखिए, इसको डीपली मैं बता दूं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण स्किन पे लाल लाल रेसेस पड़ जाना या फिर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो जो कि बैक्टीरिया या फंगस या फिर वायरस के कारण जो होता है, तो उसके अगेंस्ट में एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करा जाता है और उसको ट्रीटमेंट के लिए। उसके साथ ही रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए दो पार्ट होता है। पहला तो होता है अपर पार्ट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसके बाद लोअर होता है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जैसे कि साइनटिस हो जाना, ठीक, देखिए साइनटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया, एक्यूट राइनाइटिस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में ना मतलब इसका यूज़ करा जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ साथ और भी कई इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है, जैसे कि किसी भी वर्ड में आइटिस अगर वर्ड जुड़ा हुआ रहता है, तो आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन। ठीक, यानी किसी भी वर्ड जैसे कि लैरेंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिल में आइटिस जुड़ा हुआ है, मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन आ गया, इसीलिए उसे टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो आइटिस का मतलब तो समझ गए कि इन्फ्लेमेशन। अब देख लेते हैं थोड़ा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन आता है। उसमें आता है जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, उसके बाद निमोनिया हो गया। तो इस सब में क्या होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में आपको ब्रोंकियल में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर निमोनिया में क्या होता है कि एयर अल्वेलाई जो होता है, तो वहाँ पे मतलब इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, लंग्स में जो एयर हम लोग लेते हैं ना, एयर जैसे जिसमें जहाँ आता है, जैसे एयर सेक होता है, एल्वेलाई होता है, उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के कारण ना मतलब क्या होता है कि पस भर जाता है। ठीक, और जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन आ जाएगा या फिर इन्फेक्शन कर दे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली घाव बन जाएगा, और घाव बनेगा तो वहाँ से पस आने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया। ठीक, तो एयर स्पेस जो होता है वहाँ पे फ्लूइड के जरिए मतलब भर जाता है। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है कि मतलब सांस लेने में डिफ़िकल्ट आ जाती है, और जो ही डिफ़िकल्ट आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब सांस अस्थमा वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको निमोनिया कहा जाता है। ठीक, उसके साथ साथ गोनोरिया जैसी कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। तो गोनोरिया में क्या होता है, गोनोरिया में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान। ठीक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल या फिर फीमेल को ही हो, तो दोनों में से किसी को भी होता है ना, तो इसमें मेडिसिन दोनों को चलाया जाता है। ठीक, तो गोनोरिया में देखिए रिया वर्ड है, और रिया का मतलब होता है बहाव। ठीक, रिया का मतलब होता है बहाव, जैसे कि डायरिया होता है तो उसमें भी रिया होता है, रिया का मतलब बहाव। तो इसमें किस तरह का बहाव होता है, इसमें होता है डिस्चार्ज। ठीक, यानी वाइट डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज जो होता है वो फीमेल्स में होती है। तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है एजिथ्रोमाइसिन का। और साथ में इसमें ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी बोला जाता है इनको। ठीक है, जो कि पेल्विक साइड में इन्फेक्शन आ जाता है या फिर जेनाइटल पार्ट में इन्फेक्शन आ जाता है फीमेल्स का, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है उसके अगेंस्ट में। ठीक, अब देख लेते हैं टाइफाइड जैसी कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। देखिए टाइफाइड में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, इसमें देखिए 103 डिग्री 104 डिग्री से एबव फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो उतना चले जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा सिम्टम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो उससे पहले ना हम लोग देख लेते हैं इसका काउज़, कि आखिर टाइफाइड होता क्यों है, क्या और किसके कारण होता है। देखिए, ये जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। और ये होता क्यों है, जब कोई कंटामिनेट फूड या फिर वाटर जब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसी का इन्फेक्शन के कारण ये टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, उसके बाद हेडेक रहता है, स्टमक में पेन हो जाता है, या फिर लूज़
स्टूल्स हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये टाइफाइड के कुछ सिम्टम्स हैं। तो ऐसे सिम्टम्स को देखने के बाद, ऐसा मतलब डायग्नोज करने के बाद जैसे पता चलता है कि ये टाइफाइड का इन्फेक्शन है, तो उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करा जाता है। तो इस तरह की कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही बेटर एंटीबायोटिक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से और भी नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो हो गया कि इसको मतलब इस कंडीशन में यूज़ करा जाता है, तो वो सारी चीज़ देख ली। अब देख लेते हैं इसका कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कॉमन ब्रांड। ठीक, जैसे ब्रांड की अगर बात किया जाए ना, देखिए मेडिकल में हर एक मेडिसिन की बात किया जाए तो वो तो एजिथ्रोमाइसिन रहता है, लेकिन अलग अलग ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे कि एजीथरल हो गया, एजीसेप हो गया, एजी प्रो हो गया, तो ये अलग अलग नाम से मार्केट में प्रोवाइड की जाती है। ठीक, लेकिन इसके अंदर की इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन की बात किया जाए तो वो रहता है एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक, और इसका डोज की अगर बात किया है ना, देखिए डोज जो देता है तो ये मेडिसिन को माउथ से लेना पड़ता है, और साथ में ही ना बिना कंसल्ट के नहीं लेना चाहिए। ये मेडिसिन डायरेक्टली मतलब विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट का इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। और वैसे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए ना, तो वो 500 mg तक दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी या फिर इन्फेक्शन, वो किस तरह का इन्फेक्शन है वो डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद ही इस तरह की कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और उस हिसाब से इसको डोज भी दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट का नहीं लेना है। और इसमें ना कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, वार्निंग भी है एक तरह से, कि अगर कोई प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग रहता है, यानी बच्चे को दूध पिलाती है, और कि या फिर किसी तरह का एंटीबायोटिक से अगर उसको एलर्जी रहता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया या फिर अदर किसी भी एंटीबायोटिक, तो वैसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसा अगर कंडीशन होता है तो फिर मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ लोगों को जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक, तो किडनी का प्रॉब्लम में अक्सर एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए। और बाकी लीवर का प्रॉब्लम हो गया या फिर हार्ट का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में ना इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन और रहता है और साथ में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें कि हमें पहले का यानी अपना मेडिकल हिस्ट्री जो है तो उसको बता देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन जो है ना तो वो घातक भी हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए ऐसा अगर कोई भी कंडीशन रहता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार सलाह ले लें या फिर उसे कंसल्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो इसमें कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि ब्लडी या फिर वाटरी स्टूल, और साथ में चेस्ट में पेन होना, या विटिलिगो, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, या फिर इचिंग, या फिर जॉन्डिस का प्रॉब्लम। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद अपना फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। देखिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।